जैसे ही हम कहते हैं कि हम इनकम टैक्सेस का स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे, एक तरीके से बहुत से लोग तो सकते में आ जाते हैं कि पता नहीं कितना टैक्स देना पड़ेगा। हमने टैक्स देना है, पर वो टैक्स लायबिलिटी हमारी इस बात पे डिपेंड करेगी कि टैक्स रूल्स क्या कहते हैं, टैक्स प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, और टैक्स अथॉरिटीज़ कितनी टैक्स लायबिलिटी हमसे डिमांड करती है। हर बार हमें एक एस्टिमेट करना पड़ता है कि इतना टैक्स हम देंगे। उस एस्टिमेशन के बेसिस पे हम एक चार्ज पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं, उम्मीद के बेसिस पे कि इतना चार्ज हो सकता है। बट रियलिटी में कुछ और ही निकल के आ जाता है कि हमने जो सोचा था, जो एक्सपेंस, टैक्स अथॉरिटीज़ ने उससे ज़्यादा पैसा मांग लिया या टैक्स अथॉरिटीज़ ने उससे कम पैसा मांग लिया। तो अब क्या करें? अगर वो हमसे कम पैसा मांग लेते हैं तो क्या खुश होके भूल जाएं इस बात को कि हमारे दिन अच्छे चल रहे हैं, इसलिए टैक्स अथॉरिटीज़ ने हमसे कम पैसा मांगा, और कोई अकाउंटिंग ना करें इस बात की कि उन्हें हमें छूट दी है। अगर वो हमसे ज़्यादा टैक्स ले लेते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में छूट दे देंगे, आज आपको ज़्यादा ही टैक्स देना पड़ेगा, क्या इस बात का भी एक रिकॉर्ड रखें ताकि हमें फ्यूचर में जब टैक्स ना देना पड़े, हम पहले ही आज ही पे कर चुके हैं, तो हम एक रिकॉर्ड रख के अपनी टैक्स लायबिलिटी को फ्यूचर में कम कर सकते हैं, क्योंकि हम आज पहले ही पे कर चुके हैं। बट अगर हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम ट्रैक कर सकें कि कितना टैक्स हम पहले ही पे कर चुके हैं फ्यूचर की लायबिलिटीज़ के लिए, और कितने टैक्स लायबिलिटी के लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि हमें अंदेशा है कि फ्यूचर में हमें अच्छे खासे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे और हमें टैक्स देना पड़ेगा। आप एक मशीन खरीद के लाते हैं 5 लाख रुपए की, और आपको ये उम्मीद है कि आप उसे 5 साल यूज़ करेंगे। अगर टैक्स रेट 30% चल रहा है तो क्या लगता है कि कितना टैक्स आप सरकार को देंगे आने वाले 5 साल के समय में? हमें उम्मीद है कि कम से कम हम 5 लाख रुपए के इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो कमाएंगे, क्योंकि हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड है 5 लाख का एसेट, और इस उम्मीद से खरीदा है कि उससे ज़्यादा ही इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। तो कम से कम भी अगर आंकूं तो ये समझ में आता है कि 5 लाख की मशीन अगर खरीदी है जो 5 साल के समय में हमें फ़ायदा पहुंचाएगी, तो जाहिर सी बात है अगर 30% का टैक्स रेट है तो 1.5 लाख रुपए तो हम सरकार को देंगे ही देंगे, जो भी कमाई करेंगे। 1.5 लाख के टैक्स एक्सपेंस होंगे 5 लाख के इकोनॉमिक बेनिफिट पे। तो ये तो तय है कि इस मशीन का कंजम्पशन करने पे जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे उसके ऊपर हमें टैक्स भी देना है। पर कई बार हमें छूट दे दी जाती है कि आप चाहो तो अपनी इस मशीन की डेप्रिसिएशन पहले 2 साल में ही चार्ज कर लो, या आप चाहो तो डेप्रिसिएशन 5 साल में ना चार्ज करके, टैक्स अथॉरिटीज़ कहती हैं कि हम 8 साल में इसको डेप्रिशिएट करने देंगे, हम तो 8 साल का खर्चा मानेंगे, 5 साल का खर्चा नहीं मानेंगे। कुछ भी हो सकता है, हम टैक्स प्रिंसिपल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग और टैक्स प्रिंसिपल्स में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, और ये डिफरेंस की वजह से हमें अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस करना पड़ता है। बहुत से लोगों को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए नहीं समझ आता कि उनको लगता है कि उन्हें इनकम टैक्स कंप्यूट करना है। हमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्सेस नहीं करने हैं, हमें तो अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस करना है। तो अपना जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे सिर्फ टैक्सेस की अकाउंटिंग करनी है, ना कि कंप्यूटेशन। बहुत से लोग इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इसलिए कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं कि इनकम टैक्सेस का नाम है इसमें, और वो रिलेट कर जाते हैं इसको कंप्यूटेशन से, टैक्स प्रिंसिपल से, डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस से, क्या अलाउ होगा क्या नहीं अलाउ होगा। वो जानकारी आपको है तो अच्छी बात है, बट नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि एज एन अकाउंटेंट मैं तो सीधा जो भी टैक्स अथॉरिटी वाले लोग हैं जो टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ डील करते हैं या टैक्स कंप्यूटेशन करते हैं, मैं तो उन्हें सीधा सा बोल दूंगा कि मुझे टैक्स कंप्यूट करके बताओ कि कितना इस बार हमारी लायबिलिटी बनती है और कितना एक्सपेंस आपके हिसाब से टैक्स अथॉरिटीज़ को हमें पे करना है, या क्या कैलकुलेशन बनता है। और हमारी अकाउंटिंग ये कहती है, उसके बिहाफ पे आपने कुछ अलाउबल एक्सपेंसेस, कुछ डिसअलाउबल एक्सपेंसेस का इस्तेमाल करके टैक्स कंप्यूट किया होगा, और एक डिफरेंस हमारे बीच में आया होगा। मेरी अकाउंटिंग कहती है कि हमने 54,000 का टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो सिर्फ 45,000 का टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। अब ये डिफरेंस क्यों? जो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है वो 45,000 का कैलकुलेशन करके बैठा है कि हमें तो 45,000 का टैक्स पे करना है, और मैं कैलकुलेशन करके बैठा हूँ एज एन अकाउंटेंट कि हमें तो 54,000 पे करने हैं। तो क्या करें?
खुश हो जाएं और उसकी बात मान लें और हमारी बुक्स में भी 45,000 का टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करके इग्नोर कर दें 9,000 को, या कुछ इसके लिए करना चाहिए हमें? क्या लगता है, क्या हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए? इस 9,000 के डिफरेंस को हम कैसे रिकॉर्ड करें या क्या करें इसके बारे में? क्या कोई आपके पास कोई तरीका है जिसकी वजह से हम इस 9,000 के एक्स्ट्रा एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो हमें जैसे आकाशवाणी से निर्देश होता है, वैसे ही आकाशवाणी जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि इनकी बातों में मत आओ, ये आज टैक्स कम मांग रहे हैं, कल को ज़्यादा मांग लेंगे, उस दिन बगले झांकोगे। इससे अच्छा आज ही टोटल अपनी अकाउंटिंग में एक्सपेंस को 54,000 ही रिकॉर्ड करो और टोटल अमाउंट जो आपने पे करना है, तो इनकम टैक्स पेबल में आप 45,000 रिकॉर्ड कर सकते हो कि वो आपका करंट टैक्स एक्सपेंस है, पर जो डिफरेंस है 9,000 का उसे इग्नोर ना करके आकाशवाणी की बात को ध्यान में रखते हुए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करो 9,000 की, इस बात के लिए कि हमें मालूम है कि ये आज टैक्स नहीं लगा रहे हैं पर कल को ये पैसे मांगेंगे ज़रूर, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये छूट परमानेंट है कि हम आज टैक्स नहीं मांग रहे हैं कल को भी नहीं मांगेंगे। तो दो टाइप के टैक्स डिफरेंसेस से आपका सामना होता है, एक को कहा जाता है परमानेंट डिफरेंसेस और एक को कहा जाता है टेम्परेरी डिफरेंसेस। हमारे यहाँ टाइमिंग डिफरेंसेस नाम का शब्द यूज होता था जो कि टेम्परेरी डिफरेंसेस के अंदर समा गया है, इसलिए हम टेम्परेरी डिफरेंसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। परमानेंट डिफरेंस का मतलब है जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फिल्म दिखाने लेके गई और उस फिल्म देखने का खर्चा 2 लाख रुपए आ गया। अब ये 2 लाख रुपए इन्होंने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के रूप में दिखा रखे। अब अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया और वो थोड़े चार्ज अप थे, उसके बाद थोड़ा काम अच्छा किया इस वजह से, और फिल्म भी ऐसी दिखाने गए जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो बिजनेस के हिसाब से तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हमारी अकाउंटिंग बुक्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, पर जैसे ही टैक्स अथॉरिटी के सामने पेश हुआ उन्होंने इसके ऊपर काटा मार दिया, ये तो डिसअलाउएबल एक्सपेंस है, इसे वापस अपनी इनकम में जोड़ो। हमने कहा ऐसा क्यों करते हो? कहते नहीं ये बिल्कुल डिसअलाउएबल है। तो फिर एक बार फिर डरते डरते पूछा क्या फ्यूचर में अलाउ कर दोगे? कहते ना आज अलाउड है ना कल को अलाउ करेंगे। तो इस टाइप के डिफरेंस को हम परमानेंट डिफरेंस कहते हैं। ना टैक्स में आज छूट दी जाएगी ना हमें कल को छूट दी जाएगी, तो हमें इसके लिए क्या करना है, इमीडिएटली एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है पूरा, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, फ्यूचर में कोई अंदेशा नहीं है जिसकी वजह से हमें छूट मिल सकती है या रियायत मिल सकती है या हमें ज़्यादा देना पड़ सकता है, इसके बारे में कोई भी खबर हमें नहीं है, क्योंकि ये कहता है कि ये परमानेंट डिफरेंस है, ना आज छूट मिलेगी ना कल को छूट मिलेगी। ऐसी इनकम्स के केस में हो सकता है कि कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ये छूट देते हैं, तो हम फिर डरते डरते पूछते हैं कि कहीं कल को टैक्स तो नहीं चार्ज कर दोगे? आज आपने छूट दे दी, कहीं ऐसा नहीं है कल को नोटिस भेज दो कि ये टैक्स आपका बकाया है? थोड़ा इसके बारे में ज्ञान हमें दे दो। तो पता लगता है कि वो कहते हैं कि ना आज टैक्स चार्ज करेंगे ना कल को टैक्स चार्ज करेंगे। पर कई बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर उठ जाते हैं कि पीएफ पे भी टैक्स चार्ज करेंगे। जब हम डिपॉजिट करा रहे थे तो हमें कहा गया कि इस पीएफ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और एक दिन जब अखबार खोलते हैं तो खबर आती है कि अगर आपके पास पीएफ पड़ा है तो उसके ऊपर जब निकालोगे तो टैक्स लग जाएगा। तो कई बार धोखा भी हो जाता है, सोचा कुछ था हो कुछ जाता है। तो अगर हमें पता लगता है कि कोई ऐसा इनकम या एक्सपेंस है जो परमानेंट डिफरेंस की कैटेगरी में आता था पर एकदम से टेम्परेरी डिफरेंसेस की कैटेगरी में चला गया है, तो उसकी अकाउंटिंग हो सकता है अलग से हो, क्योंकि कानून और नियम टैक्सेस के भी बदलते रहते हैं। तो हमें बिल्कुल मान के नहीं चलना है कि ये परमानेंट रूल्स हैं, उनमें बदलाव आते रहते हैं। इसीलिए तो जो टैक्स कंप्यूट करते हैं या टैक्स अथॉरिटीज़ से जो लोग डील करते हैं वो हमेशा टोस पे रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया बदलाव उनको ऐसे बड़े चेंजेस करने के लिए मजबूर कर देता है जिसकी वजह से उनका टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है, या कई बार किस्मत अच्छी हो तो कम भी हो जाता है, और अकाउंटिंग वाला परेशान हो जाता है कि पिछली बार तो आपने ऐसे कहा था, अब आप ऐसे कह रहे हो। तो इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए ताकि अकाउंटिंग वाले लोगों को पता हो कि क्या फ्यूचर में लायबिलिटी आ सकती है, तो इसके लिए तैयार रहो।
और क्या फ्यूचर में आपका जो टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है, इसके लिए भी तैयार रहो एक डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करके।